चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले चैप्टर का नाम स्क्रीन पे लिखते हैं और किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो सारा कुछ मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो अगर आप लोग वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट का टाइम लो, सोचो कि मैटर है क्या और मैटर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था। अगर जो बच्चे लगातार मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली मैटर का जो डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज आपको दिख रहा है, आपका बुक दिख रहा है, पेन दिख रहा है ना, फैन दिख रहा है, जो भी चीज है, ऑल आर मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ मैटर का। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मैटर क्या हुआ? एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies space is called मैटर। अब एग्जांपल के तौर पे आप लोग लिख लो, आपका बुक है, आपके बुक्स है ना, आपके पेन, फैन, जो भी है आपके सराउंडिंग में, सब मैटर से बना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो मैटर को है वो क्लासिफाइड कैसे किया गया था। तो मैटर जो है ना, उसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है दैट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा जो है दैट इज इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। अब ये मिक्सचर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग जो बात करेंगे वो प्योर सब्सटेंस के ऊपर का टॉपिक होगा। उसके अंदर क्या पढ़ना है वो चीज हम लोग इस चैप्टर में करना है। ठीक है, तो आइए प्योर सब्सटेंस को फर्दरली कितने भागों में बांटा गया। देखिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहाँ से आया है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस जो है वो फिर फर्दरली दो भागों में बांटा गया है। दैट इज फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड्स। हर एक चीज बताऊंगा, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। फिर एलिमेंट को फर्दरली दो भागों में बांटा गया है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको आप लोगों को बताऊंगा कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एकदम बेसिक से। ठीक है, बने रहिए आप। देखिए, अगर कोई आप लोग से पूछे लाइक कि भाई एटम्स क्या है, ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, मैटर का डेफिनेशन तो पढ़ा ही था। ठीक है, तो आप लोग एटम्स के बारे में बोल सकते हो कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल, मतलब इन इंडिविजुअल नहीं, इनडिविजिबल बोलना, इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स। क्या बोला मैंने, एटम्स का डेफिनेशन क्या बोला? ऑल मैटर, जितना भी मैटर है, ठीक है, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल indivisible indivisible particles called atoms। अब जो मैटर देख रहे थे ना, पेन, फैन, बुक्स, आपका जो भी है, ठीक है, वो स्मॉल 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 पार्टिकल, मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल, अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, उससे बना हुआ होता है, दैट इज एटम, उसको एटम बोलते हैं। या तुम अगर शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो ये भी बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट। क्या बोल सकते हो? स्मॉलेस्ट
एंटिटी ऑफ एलिमेंट। बट एक चीज आपको इसमें एक चीज और मेंशन करना पड़ेगा, विच 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 resembles the property of the element। अब इसका मतलब क्या है, देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का, मान लो मैंने इसके अंदर सोडियम पूरा रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर सोडियम, ठीक है। ये जो छोटे छोटा मैं ये गोल गोल जो बना रहा हूं ना, वो क्या है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड द एटम, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो एटम्स ऑफ सोडियम है ना, एटम ऑफ जो सोडियम है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो सोडियम है, दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, विच रिसेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। समझ में आया? ये जो छोटे छोटे एटम्स जो है, दैट इज इनडिविजिबल पार्टिकल्स, उसका और ये सोडियम जो पूरा सोडियम है ना, उस दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। एटम्स क्लियर हुआ आप लोगों का? ठीक है। और आपको लाइक डिटेल में जानना है तो फिर और भी बताता हूं मैं, लाइक एटम्स के बारे में। आप बोल सकते हो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इट इज द smallest unit of matter which may or may not have an independent existence but always takes part in a chemical reaction। ठीक है। अब देखो एग्जाम में अगर मान लो एटम का डेफिनेशन ही आता है लिखने के लिए, तो तुम बोलोगे सर आपने तो 3 डेफिनेशन बता दिया, पहला बता दिया ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तुम ये भी लिख सकते हो, या तुम ये भी लिख सकते हो स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट। उसके बाद अगर तुम ये लिखते हो स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट और ये भी लिख देते हो विच रिसेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एग्जामिनर पूरा खुश हो जाएगा, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स दे देगा, ठीक है। अच्छा क्या मतलब फुल मार्क्स दे देगा। और यहाँ पे ये जो है ये आपका बुक में दिया हुआ डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब मैं इस डेफिनेशन को समझाता हूँ। यहाँ पे जो बोला जा रहा है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये तो समझ में आ रहा है सर, आपने ही बताया, ठीक है। विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से अगर मैं एग्जाम्पल लू, 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हीलियम का लिया और हाइड्रोजन का लिया। हीलियम आपको है ना, हीलियम जो है आपको सिंगल मिल जाएगा, मतलब मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है फ्रीली, ठीक है। क्यों मिल जाता है भैया ये सिंगल, ठीक है, ड्यू टू लेस रिएक्टिव, ड्यू टू लेस रिएक्टिव, ठीक है। बट ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये कंबाइन कर जाता अनदर एटम के साथ, कंबाइन विथ अनदर एटम। अगर ये अनदर एटम के साथ कंबाइन कर जाता है तो ये आपको सिंगल H नहीं मिलता है, फिर आपको किस फॉर्म में ये मिलता है, फाउंड इन H2 फॉर्म, फाउंड इन H2 फॉर्म, ठीक है। तो कोई कोई सिंगल भी मिल जाता है आपको, ठीक है, कोई कोई आपको सिंगल नहीं मिलता, वो H2 के फॉर्म में मिलता है। अगर कोई आपसे पूछ दिया रीजन कि क्यों ये H2 के फॉर्म में मिलता है, तो आप बोल देना कि हाइड्रोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो जल्दी से कंबाइन कर जाता है अनदर एटम के साथ,
तो इसलिए वो हमें H2 के फॉर्म में मिलता है। और हीलियम हमें सिंगल, मतलब मान लो ये क्यों नहीं लाइक कंबाइन क्यों नहीं करता है, या लाइक ये मतलब ये एग्जिस्ट फ्रीली क्यों हो जाता है, ड्यू टू लेस रिएक्टिव। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी चर्चा हो गया इसके ऊपर। अगर तुम सिंबल की बात करोगे, है ना, सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, अगर आप सिंबल्स की बात करते हो, ठीक है, तो वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको लाइक यहाँ पे समझा देता हूँ, मतलब कि मैं लिख नहीं रहा हूँ उसका पॉइंट, ठीक है, एग्जाम्पल में समझाऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए होगा आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इफ द सिंबल हैज वन और टू लेटर, if the symbol has one or two letter, then the first letter of a symbol is always written as a capital letter, ठीक है, and the second letter is a small letter। मतलब जैसे मान लो अगर सिंगल लेटर में लिखना है, जैसे हाइड्रोजन हमें सिंगल रिप्रेजेंट करते हैं H से, तो हमेशा ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है आपको, कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। अगर मान लो दो लेटर लिखा है, जैसे अल्युमिनियम का एग्जांपल लेते हैं, तो पहला आपको कैपिटल लिखना है, तो दूसरा जो है वो आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फाउंड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। मतलब जैसे जिंक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिंक का, ठीक है, तो फर्स्ट लेटर ले लिया, फर्स्ट लेटर ले लिया जेड, और फिर बीच का कोई भी लेटर ले लिया एन। अब तुम बोलोगे सर मैं जेड सी ले लेता हूं, तो भैया गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली पहले से ही बना हुआ है, आपको मान करके यही चलना है और यही लर्न करके भी रखना है कि जिंक का सिंबल जेड होता है, आपके हिसाब से जेड सी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। बट आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिंक जो है, जिंक हो गया, फिर आपका क्लोरीन हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसका फर्स्ट लेटर से एक वर्ड लिया जाता है, मतलब फर्स्ट लेटर, जैसे क्लोरीन है तो पहला लेटर सी ले लिया गया और बीच का हम लोग एल लेते हैं। बट आपको मैंने क्या बताया था, फर्स्ट जो है वो कैपिटल में लिखेंगे, ये फिक्स है सब में, और सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। अगर सिंगल रहता है तो सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब थर्ड वन, तो थर्ड कहता है कि भैया कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है कि पहला लेटर लेना है फिर कोई और सभी लेटर ले सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब तुम लोग सर एग्जांपल देके समझिए, जैसे आयरन, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, ठीक है। और सोडियम का जो सिंबल है, सिर्फ ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग Na लिखते हैं। तो आयरन में ना आई लिया गया है ना ई है इसमें प्रेजेंट, और सोडियम में ना एन प्रेजेंट है ना ए प्रेजेंट है, फिर भी हम इसको Fe और Na ही क्यों लिखते हैं, इसका रीजन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सर्च करना इंटरनेट में मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि आयरन को Fe क्यों लिखा जाता है, सोडियम को Na क्यों लिखा जाता है, इसके लेटर्स क्यों नहीं लिए गए, ठीक है। जैसे आयरन का लिख सकता था वो आई ले लेता और आर ले लेता या ओ ले लेता, कुछ भी तो ले सकता था, ठीक है, बट क्यों नहीं लिया, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो आप लोग इंटरनेट में सर्च कीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो हम लोग सिंबल्स वगैरह तो देख लिया, एटम क्या है उसका डेफिनेशन भी देख लिया, ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन भी कर लिया। बट आपके लाइक जहन में आ रहा होगा कि सर जैसे मान लीजिए एटम्स है, मतलब कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में सोचा होगा या खोज कर रहा होगा, फिर इसका नाम रखा होगा, ऐसे तो प्राणी होंगे ना। एकदम बिल्कुल है, चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका टॉपिक किस तरीके से लिखेंगे, लिख लेते हैं, कैन वी सी एटम, कैन वी सी एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन फिलोसोफर का, जिसका नाम है महर्षि कनड, लिख देता हूं यहाँ पे, महर्षि कनड।
इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक गोल्ड एलिमेंट को पकड़ा, गोल्ड एलिमेंट को पकड़ा, ठीक है। अब इसको तोड़ना स्टार्ट करा। तोड़ते तोड़ते ये इनके मन में ये था कि मैं एकदम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंच जाऊंगा और फिर उसको लाइक उसका नाम रख दूंगा परमाणु। उसका नाम क्या रख दूंगा, परमाणु, ठीक है। तो क्या हुआ, गोल्ड एलिमेंट को उन्होंने लिया और तोड़ना स्टार्ट किया। तोड़ते 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 जब वो एक रिजल्ट पे पहुंचे कि हाँ ये मुझे लास्ट एक मिल गया, अब मैं इसको परमाणु बोल सकता हूँ, बट फिर भी उनको लगा कि और मैं इसको तोड़ सकता हूँ, और वो टूट सकता है, और वो टूट सकता है। तो ऐसे करते 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 उनको उनके पास क्या रिजल्ट आया, कैन नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कैन नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसी समय ग्रीक में भी दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो इन पे काम कर रहे थे, जिनका नाम है डेमोक्रिटस एंड लुसिपस, ठीक है। उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। लुसिपस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो पार्टिकल है ना वो इनडिविजिबल है। इन्होंने क्या बोल दिया, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, और उन्होंने उनका नाम रख दिया एटोमस, ठीक है। ये ग्रीक के साइंटिस्ट थे। उसके बाद आए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन है, उन्होंने ये एटोमस का नाम रख दिया एटम। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही नाम रखा है एटम। तो जब इन्होंने नाम एटम रखा है तो कुछ बातें भी बताई होंगी इनके ऊपर। चलिए आइए उसको देखते हैं, ठीक है। और चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में कुछ नोट डाउन में आपको करवाता हूँ। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो ये डाल्टन भाई साहब ने पहला पॉइंट क्या रखा, पहला पॉइंट इन्होंने रखा, ऑल मैटर is made up of very tiny particles called atoms। तो जो अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उस डेफिनेशन को किसने दिया था, डाल्टन ने। ये ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स, ठीक है। इसमें तो चर्चा करना है नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या है, एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in chemical reaction, ठीक है। तो एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, चलिए यहां तक तो डाल्टन ने बता दिया, ठीक है। वो जो अभी दो साइंटिस्ट इनके पहले थे ना, जिनका नाम हमने बताया था, जो जिन्होंने एटम का नाम रखा था एटोमस, तो उन्होंने तो यही बोला था कि ये जो है इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है। तो उनका ही पॉइंट इन्होंने रखा, बट इन्होंने क्या थोड़ा सा एड ऑन कर दिया, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब कि अगर मान लो तुमने रिएक्टेंट में 10 केजी और 20 केजी लिया, तो प्रोडक्ट भी तुम्हारा 30 केजी का आएगा। आया समझ में, आया कि बीच में वो कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं होगा, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर
identical in mass and chemical properties. देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोला इन्होंने, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो गिवन एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हम गोल्ड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन फिलोसोफर उन्होंने गोल्ड को ही लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था, चलो मैं गोल्ड का ही ले लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, अब इसको क्या करा मैंने, स्मॉल स्मॉल हिस्सों में बांट दिया, तभी तो बोल रहे थे ना, कोई भी मैटर जो है या जो भी एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल स्मॉल मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, दैट इज कॉल्ड एटम। तो अगर मैं इसको उठाता हूँ, इस एटम को उठाता हूँ और इस एटम को उठाता हूँ, ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, और दोनों इक्वल मासेस के भी होंगे। अगर मान लो ये 1 kg का होगा तो ये भी 1 kg का होगा, ऐसा नहीं कि ये 1 kg हो गया ये 2 kg का हो गया, ठीक है, यही कह रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है, वही कह रहा है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, आइडेंटिकल मतलब सेम सेम, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो शो करेगा प्रॉपर्टीज ये भी वही शो करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ different atoms of different element have different masses and chemical properties। ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर हम मान लो इधर गोल्ड ले लिए, इधर गोल्ड ले लिए, ठीक है, इधर सिल्वर ले लिए, ठीक है, अब इसके जो एटम्स हैं और इसके जो एटम्स हैं, कोई जरूरी थोड़ा है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, नहीं होंगे, और ना सेम मासेस के होंगे। अगर ये 1 kg का होगा तो हो सकता है भैया ये 2 kg का होगा, सेम कैसे हो सकता है, जब सेम एलिमेंट ही नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का मासेस भी डिफरेंट हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। बट देखो ये सब डाल्टन ने बताया है, बट जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे ना, बहुत सारा पॉइंट इनका गलत हो जाता है, तो वो चीज मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है केमिस्ट्री में, ये अकॉर्डिंग टू द डाल्टन हो रहा है, ठीक है, ये दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं अमित सर आप तो गलत पढ़ा दिया, हमने तो आगे पढ़ा था, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन है, अमित सर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एटम्स combined in the ratio of small whole numbers to form compounds, ठीक है। अब ये भैया कंपाउंड क्या है, ये जो कंपाउंड है इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, बड़ा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर कंपाउंड कंपाउंड कुछ तो बताया नहीं आपने कंपाउंड के बारे में, है ना। चलिए बताया, तो कंपाउंड्स का डेफिनेशन होता है ग्रुप और 2 और मोर एटम केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड, ठीक है, इसको बोलेंगे कंपाउंड। और कंपाउंड देखो क्या होता है ना, मैंने क्या बोला, ग्रुप, ग्रुप का मतलब एक ले लो, एक तो नहीं बोल सकते ग्रुप का, एक से ज्यादा पर्सन होगा तो ग्रुप बोल देंगे, ठीक है, तो उसी को लिखा गया ग्रुप बोल दो, या 2 और मोर एटम, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड। तो स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। आया समझ में, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट इज एटम, बता रखा था, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल्स, ये याद रखिए।
ठीक है। कंपाउंड क्या है? ग्रुप और टू और मोर एटम्स कंबाइंड केमिकली, उसको बोलते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, याद रखिए। ठीक है। एग्जांपल, अरे भैया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन एक एटम ले लिया, फिर एक एटम ले लिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया, तीनों को कंबाइन कर दिया तो मुझे को मिल गया H2O। ठीक है। तो ये H2O क्या है? H2O क्या है? ये बहुत सारे एटम्स मिलकर के बने हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? एटम सब नहीं रहा, एटम अगर सिंगल फॉर्म में रहा एटम्स है, हाइड्रोजन को बोलेंगे एटम्स है। अब एटम एटम एटम, तीन एटम को मिलकर हम लोग कंबाइन कर दिया तो क्या मिल गया हमको? मॉलिक्यूल्स मिल गया। ठीक है। तो देखिए डाल्टन ने फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा था, डाल्टन कह रहा था एटम्स कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या? स्मॉल होल नंबर का मतलब क्या हो गया? स्मॉल होल नंबर का हो गया, यही H2O का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे अभी मैंने बोला कि H2O के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए, तो दो हाइड्रोजन ले लिया। एक ऑक्सीजन चाहिए, एक ऑक्सीजन ले लिया, तो हमको क्या मिल गया? H2O। डाल्टन कहता है कि भैया ये जो एक ले रहे हो, दो ले रहे हो, ये सब होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भैया? 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अगर तुमने हाइड्रोजन को हाफ ले लिया तो होल नंबर होगा नहीं, तो गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, नॉट अमित सर, बार बार हो गया। ठीक है। तो जो भी हम लोग लेंगे, एटम्स लेंगे, एलिमेंट जो भी हम लोग लेंगे, वो होल नंबर में होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ऐसे नहीं इसको हाफ कर दिए या ऑक्सीजन को हाफ कर दिए, हाफ इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है ना? वो रैशनल नंबर में आ जाता है 1/2 क्यू पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। मैथमेटिक्स नहीं बता रहा मैं आप लोगों को। ठीक है। चलिए सिक्स्थ पॉइंट में चलते हैं। सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड मतलब H2 एक कंपाउंड ले लिया। ठीक है। तो H2O में हमको दो हाइड्रोजन चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए। अगर मान लो दो हाइड्रोजन हमको नहीं मिल रहा है, तो मैं एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से H2O बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। वही कह रहा था, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट, मतलब हमको H2O चाहिए तो दो हाइड्रोजन चाहिए चाहिए। अगर मैंने बोला नहीं दो हीलियम ले क्या, तब भी नहीं। दो हीलियम एक ऑक्सीजन लेकर के बना देगा H2O, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर H2O चाहिए तो आपको दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। ना हीलियम से काम होगा, ना एक हाइड्रोजन से काम बनेगा। यही कह रहा है इसका सिक्स पॉइंट। तो डाल्टन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है। अब अगर आप लोग बोलोगे तो एक टॉपिक और मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वहां पे हम लोग करेंगे एटॉमिक मासेस से। ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, उसको भी मैं इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेता हूँ। दैट इज द लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अब तुम बोलोगे सर ये लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे, एक थे लेवॉइजर एंड प्रॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटोनी एल लेवॉइजर, और दूसरा थे जेशॉफ एल प्रॉस्ट। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने लॉ दिया। क्या लॉ दिया? लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों दिया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली जो अभी हम लोग वाटर का देख रहे थे ना, दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन हमें दे रहा है H2O। ठीक है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हो? ठीक है। तो इसी को स्टडी करने के लिए इन्होंने दो लॉ दिया है।
एक लॉ दिया, एक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा जो दिया इन्होंने दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो चलिए ये छोटा टॉपिक है तो दोनों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट वन देखेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोला गया है इसके अंदर में। इसके अंदर ये बोला गया है कि मास कैन नाइदर बी created nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है, इन्होंने इस लॉ में क्या बोल दिया कि मास जो है ना उसको बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बुक में इसका डेफिनेशन किस तरीके से है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ड्यूरिंग a chemical reaction the sum of the masses of the reactant and products remain unchanged। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रिएक्टेंट में, मतलब कि सिंपली भाषा में बोला गया है कि जितना तुम लोगे उतना ही प्रोडक्ट में निकलेगा। मतलब जैसे मान लो हमने एक कंटेनर ए नाम दे दिया, कंटेनर बी नाम दे दिया। ठीक है, इसमें मान लो मैंने 10 kg रख दिया और इसमें मैंने 20 kg रख दिया। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा सी एंड डी में, ठीक है, वो 30 kg का ही निकलेगा। मतलब जितना आपने लिया है कुछ बीच में कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मतलब 30 kg दिया तो 20 kg निकल रहा है, ऐसा नहीं। तो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, सम कर दो दोनों को, 20 + 10 30, एंड द प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, मतलब प्रोडक्ट भी उतना ही मिलेगा, आपको कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही बोला जा रहा है। एक लॉ लास्ट है, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास जब भी मैं आप लोगों को कराऊंगा वो एटॉमिक मास से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड लॉ क्या कह रहा है। सेकेंड लॉ कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है ये। ठीक है, अब ये कहता क्या है, सबसे पहले वो डिफाइन कर देता हूं मैं। इन अ केमिकल रिएक्शन, substance, the elements are always present in definite proportions by mass। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल में स्टार्टिंग से H2O का लेता आ रहा हूं मैं, तो इस पे भी H2O का ही लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, H2O में अगर मैं H का जो एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो से इसलिए बोल रहा हूँ कि डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे बस वैल्यू बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन लिया मैंने, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U लिखते हैं। अब ये U क्या है, ये यूनिट है, ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उसको बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और इसका 1 होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का होता है 16U। ठीक है, तो अगर मैं H2O की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन के लिए 1U, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2U। ठीक है,
एक ऑक्सीजन के लिए 16 यू लेते हैं, तो मेरा H2O में एक ही ऑक्सीजन है तो हम 16 यू ही लेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिलेगा 1:8। तो ये जो 1:8 मिला, ये क्या मिला आपको? ये मिला मास प्रोपोर्शंस ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर मुझे वाटर का ये जो प्रोपोर्शन मिला है ना, तो दुनिया का कोई सा भी आप वाटर ले आइए, चाहे आप आइस का ले आइए, आइस वाटर ले आइए, या आप अपने नली का पानी ले आइए, है ना, या रिवर वाटर ले आइए, सब का जो प्रोपोर्शन है वो सेम ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है। ठीक है, तो एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा, रिवर वाटर लिख लीजिए, सी वाटर लिख लीजिए, कोई भी वाटर आप ले आइए, सब का जो प्रोपोर्शन है वो आपको 1:8 ही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हर एक चीज आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया गया, सबका डेफिनेशन बताया मैंने आप लोगों को। अगर जिन बच्चों को लगता है कि ये नोट्स एनफ नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड पे उन्हीं चीज को लिखा है जो मुझे समझाने में या आपको समझने में आसानी हुआ, मैं वही सब लिखा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। अगर आपको और भी डिटेल्स में चाहिए नोट्स तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सअप अपने हैंड रिटन नोट्स कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।